बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल इदमान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब। आपको सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो यही देने वाली है कि इस वक्त रिमझिम शुरू हो चुकी है। मौसम इतना सुहाना है। गुड न्यूज़ यही रह चुकी है हमारे पास, क्योंकि और तो कोई गुड न्यूज़ है नहीं। और जो गुड न्यूज़ एक और है वो बहुत ही दिल को दहला देने वाली है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मौसम की बात दो दिन का स्पेल चल रहा है जनाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है रिमझिम का। बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि दीगर सूबों में यानी कि सिंध में भी और केपी के अंदर भी अब इसका आगाज़ होने जा रहा है। तो फाइनली सर्दी कुछ दिन और रुकने वाली है। बिल्कुल, सर्दी अगर नहीं भी रुकेगी तो मौसम जो है वो खुशगवार ज़रूर हो चुका है। जो गर्मी की आमद महसूस हो रही थी उसको कुछ देर के लिए एक ब्रेक लग गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान भी ऐसा ही गुजरेगा। और जो एक हमें खुशसाली का खदशा जाहिर हो रहा था, एक परेशानी लाहक हो गई थी, और जिस तरह से किसान बहुत परेशान थे क्योंकि गंदम की फसल ख़राब हो सकती है। अब बारिशों के बायस उन तमाम लोगों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं कि उनकी फसलें भी अच्छी होंगी और जो खुशहाली है वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी ज़रूरी है निशाल कि जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ कि इस पानी को रिचार्जिंग के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसका सही तरह से इस्तेमाल हो, क्योंकि बारिशें होती हैं तो हर चीज़ पानी पानी, वो कहते हैं ना बिलावल भुट्टो कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, हर चीज़ पानी में डूब जाती है। लेकिन बारिश जाती है तो फिर हम तरस रहे होते हैं कि जी पानी कब बरसेगा, बारिश कब बरसेगी और हमारे मसाइल कब दूर होंगे। बिल्कुल जी। और इसके बाद जी एक और अच्छी खबर भी है हमारे पास, और वो है रौनकों का मेला सज चुका है। बिलाखिर सजा हुआ था जो कि बिलाखिर इख्तिताम पज़ीर लंबा चौड़ा, बिल्कुल 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है। 16 रोज़ के लिए हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया गया था। बचपन की यादें हमारी ताज़ा हुई एक लंबे अरसे के बाद, जिसमें आप ये देख सकते हैं बहुत रौनकें लगी हैं जी। चारों सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया है। सिर्फ मुल्की नहीं, गैर मुल्की मंदूबीन और वहाँ पे शोज़ भी पेश किए गए हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ फ्लोट्स जो एक रिवायती हिस्सा है हॉर्स एंड कैटल शो का। वैसे इशाल आपको कबड्डी भी देखी गई है, कभी देखा हो आपने? मैंने बचपन में देखा था और लगा है कि वो एक बार फिर से यादें ताज़ा होगी। बल्कि मेरे ख्याल में ये जो साल का इवेंट था ये ज़्यादा जो है वो खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसके जो मेहमान खसूसी थे, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थी, फिर आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे, और राहत फ़तेह अली खान साहब की परफॉर्मेंस उसने 4 चांद लगा दिए थे। वो परफॉर्मेंस भी हम सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कवाली वहाँ पर पेश। बिल्कुल, कुछ झलकियाँ दिखाते हैं अपने नाज़रीन था कि हम दोनों भी तवाफ़ बहुत अच्छे सिंगर हैं और ज़बरदस्त किस्म के लेजेंड हैं हमारे। लेकिन इस मौके पे वैसे जश्ता नहीं था इतना उदास। कोई हंसने खेलने वाला तो होगा जिसके दिल को लगी होगी, कवाली होनी चाहिए थी, कोई गाना होना चाहिए था। खैर बहरहाल इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त था, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी नज़र डालते हैं टॉप 5 स्टोरीज पर। और सबसे पहली जो खबर है वो बहुत ही हिला देने वाली है, क्रिकेट शायकीन के लिए बुरी खबर है। बांग्लादेश की शिकस्त हुई है क्योंकि मामला था वही अगर मगर वाला, और वो फाइनली फैसला हो चुका। मेज़बान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दौर से बाहर हो गई है, और वो जो था एक गुबार, वो बिल्कुल ही अब गलत फहमी जो थी वो दूर कर दी हमारे प्लेयर्स ने कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर दिखाने की सलाहियत रखते हैं। 19 को इवेंट शुरू हुआ, 23 को हम इवेंट से बाहर हो गए, और शायद ये क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े इवेंट का मेज़बान मुल्क क्वालिफाई नहीं कर सका अगले राउंड। दुरुस्त। और फिर मेज़बानी भी अगर आपके पास हो, दिफाई चैंपियन भी हों आप, और आप इस तरह से मैच से बाहर हो जाएं, इवेंट से बाहर हो जाएं, तकलीफ दे अमर है हमारे लिए। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है वो भी पाकिस्तान वापस पहुंचना शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे हम और आपको बताएंगे दूसरा हमारा टॉपिक भी यही होगा, हुकूमत के पहले साल किस वफाकी वजीर के ऐवान में कारकर्दगी सबसे अच्छी रही है। पिलडॉट ने रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट पर भी एक नज़र डालेंगे और तफसील से बात करेंगे कि किस सूबे में क्या काम हो रहा है, कौन सा वफाकी वजीर क्या कारकर्दगी पेश कर रहा है। और फिर बात होगी IMF के वफ़द की, वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। मौसमियाती तब्दीली पर $1.5 अरब फंडिंग पर बातचीत होनी है। तो इस बार बड़ी अहम मेल मुलाकातें हो रही हैं IMF के वफ़द की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी वो मिले हैं, मुख्तलिफ मामलात पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। कितनी पेशरफ्त होती है इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। और फिर बात करेंगे PTI फिर से सड़कों पर निकलने को तैयार है। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान मंगश पर अली अमीन गंडापुर का बार, मामला है क्या? PTI चाह क्या रही है? सड़कों पर आके क्या मुतालबात मनवाना चाहते हैं? इसका भी जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी बैठक करने का फैसला। बदलते मौसम में ये भी बताएंगे कि जिल्द का ख्याल
कैसे रखा जाए, ये हमारे अहम टॉपिक होंगे आज के। और सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, जो कि एक बड़ी हार से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड की बांग्लादेश से जो शिकस्त है वो अगर नहीं होती है तो हमारी वापसी मुमकिन हो पाएगी, हम एक बार फिर से इस इवेंट का हिस्सा बन पाएंगे, एक नया चांस हमें मिल पाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजूहत जानने के लिए पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में हमने कोशिश की कि जगाया जा सके उस क्रिकेट बोर्ड को, उस सिलेक्शन कमेटी को। हमने तारीखें भी बताई कि अब 3 दिन रह गए हैं, अब 2 दिन रह गए हैं, कोई तब्दीली करनी है तो कर लें। पूरा पाकिस्तान ये निशानदेही करता रहा कि कहाँ कहाँ कमी बेशी है, कहाँ कहाँ तब्दीली की गुंजाइश है, लेकिन कान नहीं धरे गए। और नतीजा ये हुआ कि एक नया रिकॉर्ड बना कि मेज़बान टीम दिफाई चैंपियन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुकी। पाकिस्तान की टीम बिलाखिर पाकिस्तान पहुँच गई है। क्या कहेंगे? यूजुअली जब कोई टीम सक्सेसफुल नहीं होती है तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी सिलेक्शन कमेटी के वो रिजाइन कर दे। बिल्कुल इनको रिजाइन करना चाहिए और जो चेयरमैन है इनको नई कमेटी एक बनाए, लेकिन उनकी रेजिग्नेशन से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि चेयरमैन बुलाए, एक इंक्वायरी करें, कोचेस को बुलाएं, कैप्टन को बुलाएं, लड़कों को बुलाएं, सबको बुला के इनसे बात करें कि भाई व्हाट वेंट रॉन्ग। हमें तो पूरी उम्मीदें थी आपके साथ जो सिलेक्टर्स हैं जैसे भी हैं, उन्होंने आप पे एतमाद किया कि आपको सिलेक्ट किया, आपको खिलाया, ठीक है। बीच में लेकिन पीजे साहब, अगर एक नाम बीच में ऐसा भी शामिल किया गया हुआ सिलेक्शन कमेटी के अंदर जिसमें आई थिंक एहसन चीमा साहब, जिनको कहा जा रहा है कि वो फुटबॉल के कमेंटेटर थे, कमेंट्री किया करते थे, उनको भी क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। तो जब इस तरह की सिलेक्शन कमेटी तरतीब दी जाएगी तो क्या समझते हैं कि मेरिट पर फैसले होंगे, किस तरह से प्लेयर्स को चुना जाएगा, और फिर जिन प्लेयर्स से उम्मीदें वाबस्ता की गई थी क्या वो इतनी कैपेसिटी रखते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखो, इस गेम को अगर आपने समझना है तो आपको खेलना भी आता हो या आपने खेली हो लंबी। ये नहीं कि आपने थोड़े से मैचेस खेले हो तो आप सिलेक्टर बन जाएं या कहीं और शूट के आ जाएं, आप सिलेक्टर बन जाएं। वो नहीं, सिलेक्शन इस तरह नहीं होती है। आप ग्रास रूट लेवल के किसी बंदे को रखते हो कि जिसको क्रिकेट की कुछ समझ हो। और आपने सही कहा, सही निशानदेही की है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो पल्स, नब्ज आपको क्रिकेट की आनी चाहिए। तो इस लिहाज से यस, एक क्वेश्चन मार्क उठा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं बार बार, मैंने आपके शो में भी पहले कहा है कि हम इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। इस तरह नहीं होता। आपका एक प्लान होना चाहिए और प्लान के साथ आपको आगे चलना चाहिए। हमारा प्लान कोई नहीं था। जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कंग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर वेरी वेल प्लेड एंड वेरी वेल निटेड। उसमें कोई शक नहीं है। और वो खेले इस तरह है जिस तरह किसी क्लब क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं वो। ये तो लगता नहीं था कि बिल्कुल ये गली मोहल्ले की टीम से भी शायद बदतर खेले। लेकिन मीर साहब, हमारा अलमिया ये है कि नजम सेठी साहब जाते हैं, एहसान मानी साहब आ जाते हैं, एहसान मानी साहब जाते हैं, रमीज़ राजा साहब आ जाते हैं, रमीज़ राजा साहब जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब आ जाते हैं, और जो जाता है वो अपने साथ अपनी टीम ले जाता है, नया बंदा अपनी टीम लेकर आता है। डीसी लेवल के लोग, जिस तरह से इशाले में निशानदेही की, फुटबॉल के कमेंटेटर या कोई खातून पुलिस ऑफिसर अगर क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा होंगे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, तो हम क्या तवक्को करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होगी और वर्ल्ड लेवल की टीमों से हम मुकाबला करेंगे। तो फिर आपने इस्तीफे की बात की है, किस किस को इज्जत से इस्तीफा देकर अब घर चले जाना चाहिए, और ये सिलसिला जो है आने जाने का बोर्ड हुकाम का, ये कब रुकेगा? बोर्ड, ये जो हमारा पीसीबी है, पहले बीसीसीपी होता था, ये बोर्ड जो है हमेशा ये बेड ऑफ इंट्रीग्स रहा है। ये जो भी चेयरमैन आए हैं, बोर्ड के अंदर से ही न्यूज लीक होती है, बोर्ड के अंदर से ही मुखबरी होती है और मीडिया को हर जगह पता चल जाता है कि बोर्ड कर क्या रहा है। तो बेसिकली जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लेके आता है और होप करता है कि उसके साथ इस तरह की कोई चीज ना हो। इस बोर्ड में अभी तक तो नहीं हुआ। जो मोहसिन नकवी अपनी टीम लेके आए हैं, लेकिन यूजुअली यही होता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आप जिसको मर्जी लेके आए, लेकिन उसकी कोई क्रिकेटिंग नॉलेज तो होनी चाहिए ना। जिस तरह की विशाल आप बात कर रही हैं, कोई फुटबॉल का है, कोई किसी और का है, अगर आप उसको लाके इधर बिठा देंगे तो दैट विल नॉट बी सर्विंग क्रिकेट। क्रिकेटर ही समझ सकता है, फुटबॉलर नहीं समझ सकता। और
मीर साहब, अगर हम लोग इसी तरह से सिलेक्शन कमेटी को तरतीब देंगे तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स तो इसी तरह से तरतीब दिए जाएंगे जिस तरह से 11 खिलाड़ी हमने तरतीब दिए। हमने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, ना हमने बैटिंग को मद्देनजर रखा, ना हमने बॉलिंग को मद्देनजर रखा, हमने अपनी स्ट्रेंथ ही खो दी है। अगर हम पोस्टमार्टम पे आ जाएं, जो हमारी पाकिस्तानी स्क्वाड तरतीब दिया गया था, तो क्या कहते हैं कि कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो चल पाता? वो एक बड़ी पुरानी कहावत है क्रिकेट की कि कैचेस विन मैचेस, और हमने जो कैचेस ड्रॉप किए हैं वो आपके सामने क्रूशियल कैचेस थे। अगर आप कैचेस ही इस लेवल के ऊपर ड्रॉप करो और इन कंपैरिजन इंडिया की फील्डिंग देख लो, तो जब आप इस तरह करोगे तो डू यू रियली एक्सपेक्ट टू विन? नो यू डोंट। सो थिंग इज कि हमारी फील्डिंग वीक है, और आज की बात नहीं है, बहुत बहुत पहले की बात है। और इसका मैं लड़कों को भी कहूंगा इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जितने भी लड़के आते हैं शुरू शुरू में फ्रॉम लेट्स से फ्रॉम विलेजेस या छोटे शहरों से, उनके पास ग्रीन ग्रास नहीं होती है, इनको डाइव मारना नहीं आता, इनको स्किड करना नहीं आता। ये तो जब इंटरनेशनल खेलते हैं। लेकिन मीर साहब, ये तो टीम एफर्ट दिखाई दी है, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। सिर्फ कैचेस ड्रॉप नहीं हुए, मैचेस ड्रॉप नहीं हुए उन कैचेस की वजह से, बल्कि फील्डिंग के साथ बॉलिंग, बैटिंग, सभी शोबों में हमने बहुत ही बदतरीन परफॉर्मेंस दी है। और शायद लगता ये है कि एक तो जो सीनियर प्लेयर हैं, वो जो 5-7 नाम है जिनकी इजारादारी है, जिनकी ग्रुपिंग है, एक कप्तानी से हटता है तो उन्हीं में से एक और सामने आ जाता है। उन्हें शायद कोई डर ही नहीं है कि उन्हें कोई हिला सकता है। उनको लगता है कि बोर्ड में से लोग आ जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। तो एहतसाब का अमल कितना ज़रूरी है? उन्हें ये खौफ होना चाहिए कि अगर हम बुरा खेलते हैं तो जिस तरह जीतने पे आशीर्वाद मिलती है, इनामात मिलते हैं, हारने पे पूछगछ होगी, कोई सज़ा भी मिलेगी। देखें, आपको टीम डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। कोई लड़का जो मर्जी वर्ल्ड क्लास हो, वो क्रिकेट या बोर्ड से बड़ा नहीं होता। पीसीबी एक गवर्निंग बॉडी है और उसके नीचे सब लड़के खेलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो ग्रुपिंग हो जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं टीम के साथ था वर्ल्ड कप के अंदर, मैंने 1-2 को बड़ा क्लियरली कह दिया था, इफ यू डोंट बिहेव यू आर बैक ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। और मैंने डॉक्टर नसीम अशरफ को कॉल करके कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये अगर इस तरह बिहेव नहीं करेंगे और टीम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, ही सेड पुट देम बैक ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट। तो मैंने बता दिया आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको बिल्कुल वो रखना है कि आपने देखो, लेकिन ऑप्शंस हैं हमारे पास मीर साहब, हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर हम चेयरमैन की से लेकर नीचे टीम तक आ जाएं, अगर इनको हटा दिया जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं कि ये नहीं तो फिर ये। देखें, ग्रास रूट पे हमारे पास बहुत टैलेंट है। ये लड़के आफ्टर ऑल ये भी तो निकले हैं ना, टैलेंट है हमारे। कितने आप नाम ले लो, लेजेंड्स हैं जो कि इसी तरह निकले हुए। लेकिन सिर्फ बात होती है मैनेजमेंट की। आपका प्लान होना चाहिए। आप काम करने जाते हैं, आपका कोई बिजनेस प्लान होता है, उसके तहत आप चलते हैं। इनका प्लान मुझे नजर नहीं आया था, इनका फोकसिंग नजर नहीं आया। कैप्टन फ्रैंकली, ये जो आजकल कप्तान बनाते हैं, दे आर नॉट इवन वर्थ क्लब कैप्टन्स। यार, कैप्टन पाकिस्तान का जो होता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसकी कोई एयर होता है, को पता लगता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उठा के जिसको मर्जी कप्तान बना देते हैं। आप देखो कि आपने ग्रूम किसको करना है। आप उसको देखो, साथ यंग लड़का लेके आए थे ग्राहम स्मिथ। यार, उस लड़के के अंदर एक फ्लेयर था, एक फ्लैम्बॉयंस थी, एक डिसिप्लिन था। लड़के खेलते थे उसके नीचे, सब खेले। हमें भी इस तरह चाहिए, लड़कों को ग्रूम करो। हम ग्रूम नहीं करते, इंस्टेड खिलाते खिलाते उसकी छुट्टी कर देते हैं। फिर जब ये बाहर हो जाते हैं, lastminute.com, अब लड़कों को ले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग एक तो खिलाड़ियों को खिलाते नहीं, उन्हें पहले बिठाए रखते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे हम सिलेक्शन करते हैं, और लास्ट मोमेंट पे हमारे प्लेयर्स को कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, वो परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि उनकी तैयारी भी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर और एनालिस्ट। जिस तरह से वो बता रहे थे कि बहुत कुछ सीधा होने की ज़रूरत है, सिर्फ एक चीज़ की तरफ हम फोकस ना करें कि इसलिए हमारे प्लेयर्स नहीं ठीक है, हमारी सिलेक्शन कमेटी भी ठीक है। ओन करने की ज़रूरत है, गलती हुई है उसे मानिए। जिस तरह से रिजवान भी कल मान रहे थे कि हमने सभी शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई है, इसी तरह से सिलेक्शन कमेटी को, इवन चेयरमैन को भी हमने 14 अरब के स्टेडियम्स बना दिए, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो सही सेलेक्ट नहीं कर पाई। ये हमारी गलती है, जिसकी वजह से हम इवेंट से बाहर हो चुके हैं और दिल बर्दाश्त है, हमारा दिल दुखी है, इसीलिए हम ये तनकीद कर रहे हैं और इसीलिए हम सुधार पैदा करने के लिए ये तनकीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह की हार, इस तरह की शिकस्त का सामना ना करना पड़े। हम आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं कुछ फिल्म
इंडस्ट्री की भी, जहां पर सीनियर अदाकार हबीब जो हैं उनकी नवी बरसी आज मनाई जा रही है। अदाकार हबीब का असल नाम हबीबुर रहमान था और उनका शुमार फिल्म के तालीम याफ्ता फनकारों में होता है। बिल्कुल, और ज़बरदस्त अदाकारी भी करते थे। उनकी कामयाब फिल्मों में आदमी, गुमराह, काला पानी, आयाज, माँ के आंसू, औलाद, गजाला, वक्त, देवदास। अच्छा, देवदास ये पाकिस्तानी देवदास है, क्योंकि आपको पता है कि देवदास के कई वर्जन बन चुके हैं। साजिश, शुक्रिया, आखिरी दाव है, तो उनके अच्छा, अपने नाम भी देखें कितने मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त होती थी, अदाकारी भी बेहतरीन होती थी। कुछ झलकियाँ देखते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। ताज़ा करना चाह रहे थे जुनैद, वाकई में पुरानी यादें ताज़ा होगी। हम लोग 80s में चले गए थे। नई यादें भी ताज़ा करते हैं। कुछ हमने बात तो कर ली पाकिस्तानी टीम पर और पीसीबी के ऊपर, अब जायजा असली खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। असली खिलाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर सियासत के मैदान में इस वक्त दावपेच लड़ा रहे हैं। विफाकी वुज़रा की कारकर्दगी कैसी है अब तक की, इसका जायजा लेते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं। कुछ फिल्दात ने जो रिपोर्ट जारी की है वो कहते हैं कि पहले साल में विफाकी वुज़रा की जो ऐवान के अंदर कारकर्दगी है वो जारी की गई है। वो कैसी रही है, उसके मुताबिक यह है कि विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ पार्लियामेंट्री कारकर्दगी में सबसे ऊपर है। नंबर 1 पे आए जी आज़म नज़ीर तारड़। इसी तरह से मुख्तलिफ वुज़रा की क्या कारकर्दगी रही है और किन बुनियादों पर यह सर्वे हुआ है। अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह फिल्डाट, खुद ही हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे अहमद बिलाल साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम नंबर 1 का तो हमने बता दिया कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए हैं, नंबर्स बाकियों के भी हम जानेंगे, लेकिन तरीक़ाकार क्या रहा, क्राइटेरिया क्या था, किस तरह से जांची गई है हमारे वफाकी वुज़रा की कारकर्दगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कारकर्दगी जांचने के लिए हमने 2 बड़े बुनियादी और सॉलिड फैक्टर्स को कंसिडर किया था। एक तो ये कि वज़रा के बारे में आम शिकायतें होती है कि वो असम्बलियों में और सेनेट में आते नहीं हैं। इस पे स्पीकर ने कई दफ़ा और चेयरमैन सेनेट ने कई दफ़ा इजहार नाराज़गी भी किया है। तो हमने ये पहले निकाला कि इनकी अटेंडेंस कितनी है, तो अटेंडेंस के एतबार से भी हमने स्कोरिंग की और रैंकिंग। और फिर ये कि असम्बली में मौजूद थे तो उन्होंने वहाँ पे कोई गुफ्तगू की, वो कितने वोकल थे, कितनी दफ़ा उन्होंने एंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ये दूसरी प्राइमरी कंसिडरेशन थी। तो ये 2 अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये जो आपने 2 रखी हुई थी चीज़ें जिसके तहत आपने इनको जांचा, अगर कोई भी पार्टी लीडर या कोई भी पार्टी रुकन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा शोर शराबा करता है तो उसकी वैसे भी बड़ी वाहवाह होती है पार्टी के अंदर। अगर वो ज़्यादा हाजिरियाँ लगवाता है पार्लियामेंट के अंदर तब भी उसकी बड़ी वाहवाह होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर वो कुछ कर दिखाना और परफॉर्म करना जो कि हम आवाम को और लोग उनसे मिले, कितने मुतमईन हैं, क्या इसका भी जायजा लिया आपने? देखिए, और तीसरी जो कंसिडरेशन थी इन 2 के अलावा, देखिए शोर शराबा तो अलग चीज़ है, वो काउंट नहीं हुआ इसके अंदर। आपने कितनी दफ़ा बोला और क्या बोला, कितनी देर तक बोला, ये हमने कंसिडरेशन किया। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये कि वज़रा ने उसमें अकम्प्लिश क्या किया है। तो वज़ीर कानून के ज़िम्मे ये काम होता है कि वो लेजिस्लेशन लेके आए, पेश करे और उसको पास करवाए। तो इस असेंबली में रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है पहले साल में। किसी भी पास्ट असेंबली में 38 सरकारी बिल पास नहीं हुए पहले साल में। पहले साल 2, 4, 5, 10 ज़्यादा पास होते हैं, तो 38 बिल्स का पास होना ये भी इटसेल्फ वज़ीर कानून की कारकर्दगी में शामिल है। तो ये इस तरह की कंसिडरेशंस हैं, लेकिन प्राइमरी कंसिडरेशंस 2 ही हैं कि वो हाजिर कितना रहे और उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के साथ एंगेज। अच्छा, ये भी बताइएगा अहमद बिलाल साहब के उनकी, एक तो आपने बताया कि लेजिस्लेशन के अंदर नंबर 1 रहे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इसके अलावा जो महकमों के अंदर तब्दीली है, जिद्दत है, कौन कौन से दीगर महकमे आपको दिखाई दिए? मोहसिन नकवी साहब काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं तमाम ही शोबों में, जो जिम्मेदारियाँ उनके पास हैं, उनका नंबर कौन सा रहा, उनकी कारकर्दगी कैसी रही, ज़रा ये भी बताइएगा। मोहसिन नकवी साहब की 2 हैसियतों में कारकर्दगी दोनों में बहुत अच्छी रही, बतौर वजीर दाखिला के भी और बहैसियत पीसीबी के चेयरमैन के भी। उन्होंने बहुत रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर जो स्टेडियम है उनको तैयार करवाया और अरेंजमेंट किया हमारी ट्रॉफी का, जिसके लिए आजकल रहे हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। और जनरली
जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं उनको भी ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल पाया। लेकिन हम तो हार्ड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये तासुर तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हार्ड फैक्ट्स इकट्ठे करना वो नामुमकिन है, इसलिए उसको हमने इसके अंदर काउंट नहीं किया। लेकिन उनकी कारकर्दगी बहैसियत वजीर के तो और ये दुरुस्त है कि आपने इस रिपोर्ट के अंदर इनको मोहसिन नकवी साहब को 18वां नंबर दिया है? जी, ये दुरुस्त है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत कम आए हैं ये, और जब आए भी हैं तो बहुत कम बोले हैं। तो ये और चीमा साहब, अहद चीमा साहब, ये दोनों बॉटम पे हैं 20। लेकिन अहमद बिलाल साहब, आपको लगता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बोलना, हाजिरी लगवाना ये काफ़ी होगा? अगर हम जांचने की बात करते हैं किसी भी वफाकी वजीर की कारकर्दगी को, तो ये दोनों फैक्टर्स काफ़ी हैं? नहीं, काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये वो दो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हार्ड फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ये काफ़ी नहीं है, काफ़ी तो और भी बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें फिर सब्जेक्टिव हो जाती। लोग एतराज़ करते हैं कि आपने किस तरह से नंबर दिए हैं, किस बेसिस पे। तो हमने उन चीज़ों को कंसिडर तो किया है, लेकिन नंबर नहीं दिए। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, ये तो सॉलिड फैक्ट्स हैं आपके सामने। अच्छा, दूसरे नंबर पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तो ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। हम चाह रहे हैं कि वो चीदा कारकर्दगी के जो अवामिल हैं वो भी आवाम के सामने रखे जाएं। उनके महकमे के अंदर क्या बेहतरी देखी गई है, और उनके जो हल्के के लोग हैं क्या वो भी उनको दूसरे नंबर पे समझते हैं तमाम वज़रा में? देखिए, हमने तो हलकों में जाके कोई रायशुमारी नहीं कराई ना, वहाँ पे कोई सर्वे नहीं किया, इसलिए ये हम कहना बड़ा मुश्किल है कि इन तमाम हलकों के अंदर वज़रा को कितनी पजीराई है। ये तो फिर इलेक्शन में ही साबित होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत वोकल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, नेशनल असेंबली में भी, और वो भी बहुत एंगेज किया है, उन्होंने जवाबात दिए हैं, तो इस दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स कैसर अहमद शेख साहब भी हैं, वो भी यकीनी तौर पर उनकी हाजिरियां भी पूरी होंगी और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी पार्लियामेंट के अंदर। कैसर शेख साहब अटेंडेंस के एतबार से तो तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन वो बोलने के हिसाब से, एंगेज करने के हिसाब से तो बहुत पीछे हैं, इसलिए वो ओवरऑल नंबर 3 नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस में नंबर 3 है वो। ठीक है। अच्छा, ये जो पिलडेट का जायज़ा रिपोर्ट थी, वफाकी काबीना के तमाम अरकान थे, ये आप लोगों की थी तरतीब करदा ये क्राइटेरियाज, या ये बेसिकली हुकूमत को बताना था कि आपके वज़रा की ये कारकर्दगी रही है, ये परफॉर्मेंस रही है असेंबली के अंदर, और इसके बाद फिर ये भी बताएगा इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस कैसी रही, उनकी कारकर्दगी कैसी रही साल की? इसहाक डार साहब तो अटेंडेंस के एतबार से बहुत कम रहे हैं, अगरचे उन्होंने गुफ्तगू फिर भी काफ़ी ज़्यादा की है उस थोड़े से वक्त में भी। लेकिन उनके बारे में तो ये एक वजह मौजूद है कि वो चूँकि फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो अमूमन वो फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर रहते हैं, इसलिए उनकी अटेंडेंस अगर नहीं है तो उसकी कोई ठोस वजह भी मौजूद है। लेकिन मिसाल के से अब मैं अहद चीमा साहब की बात करूं तो उसके बारे में उनकी अटेंडेंस और उनकी वोकल ना होना, इसकी कोई ठोस वजह तो सामने नहीं है। तो इसहाक डार की तो फिर भी वजह है, वो दरमियान में कहीं आते हैं अटेंडेंस के एतबार से भी और वोकल होने के एतबार से भी। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक ही खातून को शामिल किया गया है, शिजा फातिमा साहिबा को, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बताइएगा। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारी काबीना के अंदर ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, यानी 20 में से 5%, और वो भी बहैसियत मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, यानी फुल मिनिस्टर के तौर पे कोई खातून इसके अंदर शामिल नहीं है, और माइनॉरिटीज़ का कोई भी नुमाइंदा इसके अंदर शामिल नहीं है, ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं समझता हूँ कि अब पहले साल के मुकम्मल होने पे वज़ीर आज़म साहब को इन दो चीज़ों को रेमेडी करना चाहिए। शरदा फातिमा ख्वाजा साहबा जो हैं वो अटेंडेंस के एतबार से तो 7th नंबर पे आती हैं, और जो उनका टॉक टाइम है उस हिसाब से उनका नंबर 14th है। तो अटेंडेंस तो उनकी भी अच्छी है, लेकिन टॉक टाइम निस्बतन कम है। तो आप समझते हैं कि अहमद बिलाल साहब कुछ और भी पहलू शामिल होने चाहिए, सर्वे का हिस्सा होने चाहिए, ताकि सही तरह से जांच हो सके? सिर्फ जिस तरह आपने भी बताया कि अटेंडेंस होना या बोलना, ये सारे ख्याल करना ये काफ़ी नहीं, और भी पहलू मद्देनज़र रखे जाने चाहिए इस सर्वे में? हमने शुरू में 9 पैरामीटर्स तय किए थे और उनके ऊपर हमने स्कोरिंग भी कर ली थी,
लेकिन फिर अब जब हमने ऑफिस के अंदर उसको रिव्यू किया तो हमने महसूस किया, हमारे साथियों की राय ये थी कि इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास हार्ड फैक्ट्स नहीं है जिसके ऊपर हम स्कोरिंग कर सकें। परसेप्शन ज़रूर है, तो इसलिए फिर हमने किया कम इख्तलाफी बनाने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं लोग, आपने किस बेसिस पे आपने ये नंबर दिए। तो इसलिए पहले अर्ज किया कि हमने उन बाकी फैक्टर्स को छोड़ दिया, लेकिन इसके लिए आपकी बात दुरुस्त है कि इसके लिए एक तफसीली जायजा अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। कोशिश करेंगे आइंदा अगले साल में वो भी करें। एक तफसीली जायजा रिपोर्ट जो है वो जारी करने की ज़रूरत है ताकि परफॉर्मेंस को अच्छे से जांचा जा सके। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पिलडाट की इस देखकर मुझे भी हंसी सी आ रही है कि किन बुनियादों पर जिसने ज़्यादा बोला या जिसने ज़्यादा अटेंडेंस लगाई, अगर इस बिहाफ पर आप किसी की परफॉर्मेंस को जज करने लग जाएंगे तो फिर परफॉर्मेंस जीरो। बाजार ये लग रहा है कि ये पार्टी के सरबराहान के लिए थी रिपोर्ट, और कि उनको पता चल सके कि उनके वज़रा की तरफ से उनके जो कितनी हाजिरियाँ दी गई, चुनिंदा टीम है उनकी कारकर्दगी असेंबली के अंदर कैसी रही है। लेकिन हमारे लिए अहमियत की हमल ये चीज़ है कि ग्राउंड पे काम कैसा हो रहा है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कितनी बेहतरी आ रही है उन वज़रा के महकमों के अंदर। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए IMF के तकनीकी वफ्द की, जिसने मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा कर दिया है। मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदों से तफसीलन उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्या क्या इकदाम होने जा रहे हैं जान लेते हैं। हारून शरीफ साहब से माहिर मईशत भी हैं, आपको वेलकम कहेंगे। हारून साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में कितना ज़रूरी था अब इन मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी इकदाम का होना, और ये जो जियो टैग करने का मुतालबा किया जा रहा है, ज़रा इसकी भी तशरीह कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि ये क्या होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, IMF के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। एक तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है जिसको हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, उसका मिशन भी नेक्स्ट वीक से अपना काम जो हमारी किस्त की अदायगी के लिए शुरू करेगा। ये कुछ 4 साल पहले IMF ने एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के तहत एक फंडिंग रखी थी मुल्कों के लिए जहां पर क्लाइमेट चेंज के हैजर्डस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। मैंने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे कहा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है क्योंकि हमारे इतने फ्लड्स आए, आप फौरन तैयारी करें। तो हमने उस वक्त नहीं की, लेकिन अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान उस विंडो से जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट की विंडो है, ये ओवर एंड अबव जो हमारा अभी कर्ज आ रहा है, पाकिस्तान सस्ता पैसा शायद उससे ले पाए अगर हम उनकी शराइत को पूरी करें। अब आते हैं कि जो आपकी उनकी शराइत क्या होती हैं। देखिए ना, एक तो IMF को चाहिए कि ये जो सारी चीजें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको ट्रांसपेरेंट करके दिखाया जाए कि इतनी ज़राअत खराब हो रही है, इतने घर डैमेज हुए हैं, इतना रोजगार चला जाता है, ड्राउट के हिस्से ये हैं। ये जो इदारे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च और एविडेंस पे चलते हैं। ये सियासी स्टेटमेंट्स पर और डायलॉग्स पर और पॉलिटिकल स्लोगन्स पर नहीं चलते हैं। ये होमवर्क है जो पाकिस्तान को करके उनको प्रेजेंट करना है ताकि वो अपने बोर्ड के सामने केस बना सके। 2 साल कबल बांग्लादेश तो हारून शरीफ साहब, ये होमवर्क कर लिया गया हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर इनिशिएटिव ले लेती है, कोई भी मंसूबा तैयार करने के लिए कोई भी इकदाम किए जाते हैं, जब भी सब्सिडी से रिलेटेड हो या फिर किसी डिपार्टमेंट को उठाने की बात हो, तो उसके बाद IMF को एतराज़ात शुरू हो जाते हैं या फिर IMF जो है उसमें नकाइस जो है वो निकाल कर बैठ जाता है। तो क्या इस बार तमाम तर तैयारी हमारी मुकम्मल है? और ये जो जियो टैग है बेसिकली ये क्या है? जी, मैंने बताया ना, ये जियो टैगिंग ये होती है कि आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से हिस्से वल्नरेबल हैं और उनकी आप एक GPS की टैगिंग करते हैं, उनको उसकी टेरेन दिखाते हैं, आबादी, मैंने रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का सारा डेटा उसमें जाता है। फिर IMF कहता है कि अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आप बताइए कि इन इलाकों की आप रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए या रिवाइवल के लिए इसको कैसे खर्च करेंगे। और फिर ये मॉनिटरिंग का टूल बन जाता है, क्योंकि वो जियो टैगिंग अगर फिर 1 साल के बाद दोबारा की जाती है तो वहां दिखाना पड़ेगा कि ज़राअत शुरू हो गई है, घर बन गए हैं,
सो दिस इज एन एविडेंस जो कि IMF वहां अपने बोर्ड को प्रेजेंट कर सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी अरुण शेख साहब, मौजू बहुत अहम है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी भी और यकीनी तौर पे पाकिस्तान उन मुतासरा ममालिक में से है जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से असरअंदाज हो रहे हैं। और हम भी यही चाहते होते हैं कि ऐसे कामों के ऊपर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई इकदाम किए जाते हैं तो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचा जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा। दीगर अहम इश्यूज़ पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अपोजिशन की। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वफाकी दारकूमत में बड़ी बैठक करने का फैसला कर लिया है, जिसके अंदर तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो शामिल होंगी, उनको दावत दे दी गई है। तो कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला भी कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आला KP के जो हैं वो तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को सूबाई काबीना में शामिल ना करने का फैसला मनवा चुके हैं इस वक्त बानी PTI से। और ये कैसे मुमकिन हो पाया, इस सब पे बात करेंगे। देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो ग्रुपिंग हुई है, जो धड़ेबंदी हुई है, क्या उसका खात्मा हो सकता है या उसमें मज़ीद इजाफा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इसी बारे से बात करने के लिए फवाद अहमद साहब, तज्ज़ियाकार हैं। आपको वेलकम कहेंगे फवाद साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम अपोजिशन के ग्रैंड लाइंस पे बात करें, ज़रा ये जो धड़ेबंदी जिसके अंदर आने वाले वक्त के साथ शिद्दत आती जा रही है, अब एक और मुलाकात हुई, वज़ीर आला फाइनली कायल करने में कामयाब हो गए हैं। जो उनको लगता था कि कामरान बंगिश साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब मुखालिफ ग्रुप के हैं, अब वो काबीना का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। तो आपको लग क्या रहा है, एक तो ये कि कायल किस तरह से वो करने में कामयाब हो गए हैं बानी PTI को, और क्या धड़ेबंदी का अब खात्मा हो जाएगा या इसमें मज़ीद शिद्दत आती देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, इसमें शिद्दत मजीद आनी है, क्योंकि आप देखें एक दफ़ा जब दीवार गिरना शुरू हो जाए, उसमें से कोई ईंट निकल जाए, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवार कमज़ोर हो जाती है और फिर एक वक्त आता है कि हम देखते हैं गिरी जाती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने अंदर है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अंदरूनी इख्तलाफात मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। इसका पहला जो ये अली अमीन गंडापुर साहब एक दीवार की तरह खड़े हुए थे और इस दीवार को कायम रखने के लिए उन्होंने शोला बयानी भी अपनी कायम रखी। आप देखें कि किस तरीके से वो शोला बयानी करते थे, जलसे करते थे, जुलूस करते थे, हर तहरीक को लीड करने की कोशिश करते थे, अपनी हुकूमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके। हम मतलब पूरा पाकिस्तान हैरत वर्ता में होता था कि एक वज़ीर आला किस तरीके से जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो रहा है। तो एक विलन की हैसियत से हमने देखा कि पिछला 1-1.5 साल जो है वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने गुजारा, और वो सिर्फ इसलिए गुजारा कि वो अपनी हुकूमत को कायम रख सकें अपनी ही पार्टी के अंदर। आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब पार्टी में सबसे अहम आदमी थे, यानी कि जो वो तहरीक के और वो इसलिए पसंद भी ज़्यादा किए जाते थे, एग्रेसिव अप्रोच की वजह से, अपने बड़े बड़े बयानात की वजह से बानी PTI उन्हें खासा पसंद भी करते थे। लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे थे कि वो मंजर से गायब हो चुके थे। जिस दौरान वो जलसे जुलूस और एहतजाज के दौरान वो कुछ घंटों के लिए गायब रहे और फिर आके पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा उन्होंने धुआंधार किस्म की तकरीर की, और फिर उसके बाद से बुशरा बीबी साहिबा भी उससे काफ़ी नाला नज़र आती थी। अब बानी PTI को अचानक मनवा लेना, कौन सी गीदड़ सिंगी है इनके पास कि इतनी आसानी से उन्होंने मनवा लिया, और जबकि बुशरा बीबी भी उनकी मुखालफत में है, उनको पसंद नहीं करती कुछ खास। आम अल्फाज में अगर आप कहें ना, तो अभी बानी PTI को उनके ऊपर शक है, पाक नहीं है, और शक का नतीजा ये निकला कि उन्होंने पार्टी की सदारत से उनको फारिग किया और जुनैद अकबर साहब जो है वो पार्टी की सदारत पे आ गए। उन्होंने फिर उससे ज्यादा शोला बयानी की कोशिश की कि अगर मुझे कोई गिरफ्तार कर ले तो फलां फलां सड़कें बंद कर देना। अपने ही सूबे की 5-6 सड़कें उन्होंने बताया कि बंद कर दें। अपने सूबे से मेरी मुराद है कि जिधर उनकी हुकूमत है उधर की 5-6 सड़कें उन्होंने कहा कि बंद कर देना, पंजाब जाने वाले रास्ते बस ऐसे कर देना, वैसे कर देना। यानी कि उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की उस बयानिए की कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का था, और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि, और खान साहब को ये मैसेज गया कि खान साहब देखें, अगर अली अमीन गंडापुर साहब एग्रेसिव हैं, वो कुछ डूअर हैं, वो कुछ करके दिखा रहे थे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं मुबैना तौर पे, और आप तक भी इत्तला पहुंची। और बुशरा बीबी ने भी आपको बताया कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के जो है वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद से लेकर आया। हालांकि बुशरा बीबी आना नहीं चाहती थी, और वो गायब भी हो गए थे खाने पीने के बहाने KP के हाउस से, और फिर पता नहीं किधर चले गए थे। फिर मोनाल के पीछे से निकले और KP के पहुंच गए, पता नहीं
35-36 अजला जो है भी नहीं केपी के अंदर, वो भी क्रॉस करते लेकिन हुए आपको पहुंचे, तो वो सारी फवाद अहमद साहब, आपको लगता है थी। कि जिस तरह से पीटीआई अभी बाज़ाहिर ये लग रहा है कि ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस भी बनने जा रहा है और अब स्ट्रीट पार अपनी शो करने के लिए तैयार हैं सियासी जमातें ऑपोजिशन की, आपको लगता है कि अच्छी चॉइस होंगी अभी तक उन्हें वज़ीर आला के ओहदे पर बराजमान रखना, अली अमीन गंडापुर साहब को, क्योंकि पिछली जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे तो पूरी पार्टी नाला है, जो इवन कारकुनान हैं वो ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, मंजर से वो गायब हो जाते हैं, कई घंटों के बाद नमूदार होते हैं और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब इस सीट पर? देखें जी, खान साहब की एक बड़ी खासियत है, वो अपनी टीम को लड़वा के, अपने ही लोग में लड़वा के खुश होते हैं और अपनी हुकूमत उनको लड़वा के कमजोर करके जो है वो खुश होते हैं। तो खान साहब के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब के गिर्द भी कोई घेरा तंग हुआ है, उनको भी कुछ लोग आंखें दिखाना शुरू हुए हैं, उनके भी खिलाफ पार्टी का एक सदर उनके खिलाफ ब्लॉक से आ गया है, तैमूर झकड़ा साहब उनके नाम फ्लोट करते हैं और उसके बाद जो है वो जाकर मांगते हैं कि सर प्लीज माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा और इनको जो है वो नहीं आने दें, फिलहाल इतनी बड़ी सजा ना दें। तो पार्टी के सदर को यानी कि बानी तहरीक इंसाफ को भी ये सूट करता है कि पार्टी इसी तरीके से चले कि जिसमें लोग आपस में एक दूसरे से, अब आप देखें ना, शेर अफजल मरवा साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की सपोर्ट थी और वो अपने पार्टी के जनरल की जो है वो चीखें निकाल रहे थे। अब फिर ये होता है आखिरकार लड़ाई के अंदर एक तो हो ही जाता है ना, तो उस लड़ाई के अंदर फिर आखिरकार शेर अफजल मरवा साहब पड़ा। अब भी अगर आप पार्टी के अंदर नाकदीन तो ये भी कहते हैं ना कि जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो खान साहब को मजीद मुश्किलात में डाल रही है, मुश्किलात में मजीद उन्हें गहरे कुएं में मजीद धकेल रही है। तो फिर अगर शकूक व शुबहात थे भी बानी पीटीआई को अली अमीन गंडापुर के ऊपर, दोबारा से उनको पार्टी की कमान उनके हाथ में दे देना, क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? क्या मजीद उनके लिए घड़ा नहीं खोद देंगे अली अमीन गंडापुर साहब? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल वही कर रहे थे जो खान साहब की पॉलिसी थी। खान साहब जो चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान चाहते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती थी। गंडापुर साहब तो सबसे अच्छे एग्जीक्यूटर थे इस सारे मामले के अंदर। हाँ ठीक है कि कुछ जगहों पर वो कॉम्प्रोमाइज महसूस हुए, उनका कॉम्प्रोमाइज जो है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए था और ये कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया था, ये एक सियासी तौर पर बड़ा बालिग कदम था गंडापुर साहब का कि उन्होंने जो है वो बातचीत का दरवाजा भी बंद नहीं किया था, बातचीत भी करते थे। ये नहीं हो सकता कि एक सूबा जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई कर दे, ये हो नहीं सकता अगर आप आईने पाकिस्तान के अंदर जहाँ सारी रियासतों ने मिलकर रहना हो आपस में, वहाँ इस तरीके से कोई चढ़ाई कर दे। अच्छा गंडापुर साहब बड़ी आपको क्या लग रहा है ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस इसको लीड कौन करने जा रहा है, कितना जानदार ये अलायंस होगा और अहदाफ क्या होंगे, क्या एजेंडा होगा इस ग्रैंड अलायंस का? वो एक मुहावरा है, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो वो आपस में मिलकर रहने वाला कोई सिस्टम है नहीं। ये सारी तांगा पार्टियां हैं छोटी छोटी सी, जिनकी अपनी कोई सीट नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर ना कोई शनाख्त है। उनसे आके पीटीआई को तो आप तांगा पार्टी ना कही है, उसने तो सबसे ज्यादा वोट लिए हैं फवाद साहब। किसने? पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने। पीटीआई बनाने की कोशिश कर रही है ना, मैं पीटीआई को नहीं कह रहा, मैं तो उस अलायंस की बात कर रहा हूँ कि जिसको पीटीआई बनाने। मौलाना साहब को भी आप इतना हल्का तो नहीं ले सकते, उनके पास स्ट्रीट पार तो है। मुझे आप बता दें, हुकूमत गिराने की वो रखते हैं, ताकत रखते हैं मौलाना साहब। तो मौलाना साहब जिसके साथ खड़े हो जाए उसका पलड़ा भारी हो जाता है। रहमान ही तहरीक चला सकते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करने में राजी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा फिलहाल। ये इसीलिए सिंध आया गया यहाँ पर आके, मतलब मैं अब किसी स्पेसिफिक पार्टी को कहना नहीं चाहता हमने, क्योंकि हमारा काम सियासी कारकुन नहीं है, हमारा काम तज्जिया करना है। लेकिन यहाँ आके जो लोगों से मिल रहे हैं, मैं खुद कराची में मौजूद हूँ, जिस तरीके की मेल मुलाकात हो रही है, पीर पगारा साहब एक जमाने की बहुत बड़ी पार्टी थे, लेकिन जब वो जिला सांगड़ और खैर हार जाएंगे तो फिर वो होरो की पार्टी रह जाएंगे, यानी कि उनके मुरीदैन उनके आसपास होंगे, वो उनके साथ इंटैक्ट है, हमेशा रहेंगे। तो अगर मुरीदैन के जरिए तहरीक चलानी है तो फिर इस ग्रैंड अलायंस को आप क्या समझते हैं, नाकाम हो जाएगा या फिर कोई कामयाबी इसकी देख रहे हैं आप? और क्या अपने मुतालिबात सामने रखे जा सकते हैं अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की जानिब से? लेकिन दो तीन चीजें होती हैं किसी तहरीक की कामयाबी के लिए, कि अदलिया उनके साथ हो या एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो। यहाँ पर जो है वो इस सूरत हाल में इनके साथ ऐसा कुछ है नहीं, या फिर हुकूमत जाने में बहुत थोड़ा अरसा रह गया हो, या फिर हुकूमत इतनी कमजोर हो कि आप किसी को हटा के, किसी को रुला के, किसी को मिला के जो है वो
कर सकते हो। आपने देखा खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसके अंदर उनके साथ जो पार्टियां थी वो उनका साथ छोड़कर चली गई थी। यानी कि वो तहरीक अदम एतमाद या जो खान साहब के खिलाफ मूव थी वो कामयाब इसलिए हुई थी, खान साहब के साथ जो लोग थे वो उनको छोड़कर चले गए थे। उनके खिलाफ और कोई साजिश, महलाती साजिश नहीं हुई थी कि उनके कोई 20-25 अराकीन, हाँ खरीदने की कोशिश जरूर की गई, सिंध हाउस में सुना मंडियां लगी, सिंध हाउस में सुना अराकीन को रखा, लेकिन जरूरत किसी को इस्तेमाल करने की नहीं पड़ी थी। हाँ, उनके साथ जो इत्तेहादी पार्टियां थी उनका हक था, वो छोड़कर चले गए। तो इस हुकूमत के साथ ऐसा नहीं है, या तो पीपल्स पार्टी छोड़ के चले जाए। तो जब आप पीपल्स पार्टी को उसके सूबे में आके ललकारेंगे, पानी के मसले पे कहेंगे कि आप बहुत बड़े नाअहल थे, हम तहरीक चलाएंगे और हम जो है वो सिंध के हकूक दिलवाएंगे और पानी दिलवाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत खुश होगी इस रूप से और पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत को गिराने का फैसला करेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वो एक अरेंजमेंट के तहत आपस में साथ है। तो इस वक्त अगर आप कहें कि हुकूमत को कोई खतरा है या हुकूमत को कोई परेशानी है, तो वो तो नहीं है। तो जब हुकूमत को कोई खतरा परेशानी ना हो, ना अदलिया से हो, ना एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल से सही हो, कह ना रहे हैं किसी फवाद और साहब, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑपोजिशन को कोई सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हो या फिर ऑपोजिशन कोई बैकडोर राब्ते कर रही हो, जिस तरह से ख़त भी लिखा जा रहा है खान साहब की जानिब से बार बार, तो हो सकता है कि उन्हें कोई सब्ज़ बाग नज़र आ रहा हो जिसकी बिना पर वो इस वक्त ग्रैंड अलायंस करने जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो ये पावर शो करके कामयाबी समेट लेंगे, अपने मुतालिबात मनवा लेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे इस वक्त ऑपोजिशन इतनी बड़ी ताकत जो है वो अब उसके अंदर नज़र नहीं आती, लेकिन जुनैद फिर भी ये कहते हैं कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, तो उनके अंदर अभी भी एबिलिटी है, वो गिरा तो सकते हैं हुकूमत को या फिर अपने मुतालिबात। अगर उसमें इतनी एबिलिटी होती है तो वो इसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं और उनकी तो ख्वाहिश है रोज़ अव्वल से कि वो हुकूमत को गिरा दें, लेकिन इतना आसान नहीं है। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होना, उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होना बहुत ज़रूरी है। मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत का होना ज़रूरी है इस मुल्क में। अगर आपने हुकूमत बनानी है या हुकूमत गिरानी है, सर्वाइव करना है इवन, तो आपको ये आपके लिए ज़रूरी है। और वैसे भी अगर हमारे से अगर मुखलिसाना मशवरा लिया जाए तो अगर आप अवामी इश्यूज़ को लेकर सड़कों पे आएंगे तो शायद आपकी सुनवाई हो जाए, क्योंकि उधर से बड़े घर से तो आपको अभी तक फिलहाल ग्रीन सिग्नल मिलने को कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात करते हैं जापान में रामेन नूडल्स की, जिसकी दुकान के मालिक ने 2 मर्द ग्राहकों के सरों पर इनाम रख दिया है। क्या है जी वो इनाम? अच्छा, ये इनाम जो आपको बताते हैं, इस रेस्टोरेंट का जो बराबर रिव्यू दिया है, बुरा रिव्यू दिया है जिन लोगों ने, उनके ऊपर इनामी रकम इंस्टाग्राम के ऊपर उन दोनों को धमकी भी दी जा रही है जिन्होंने खाने के बाद जो रिव्यू छोड़ा था वहाँ पर, वो बड़ा बुरा, कुछ बुरे अल्फाज बोले गए थे, यहाँ खाने को तनकीद का निशाना बनाया गया था। तो अब उन के ऊपर, उन ग्राहकों के ऊपर शनाख्त और ट्रैक करने वालों के लिए इनाम रखा है जी। तो आप भी ढूंढने निकल जाएं उन नहीं, मुझे तो लोगों को जिन्होंने रिव्यू अच्छा रिव्यू मांगा क्यों जाता है, ताकि कोई सुधार लाया जा सके। फीडबैक होता है ना, बिल्कुल, अगर आपकी खाना बेहतर नहीं है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, एम्बियंस अच्छा नहीं है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, खुल के इजहार कर सकते हैं और ये चीज़ अच्छी लगी। बिल्कुल, और फिर इस तरह का मालिक की जानिब से, रेस्टोरेंट मालिक की जानिब, दोबारा तो कोई खाना खाने भी वहाँ नहीं जाएगा, रिव्यू देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आपको अब बाहर खाना खाने से परहेज करना चाहिए। रेस्टोरेंट ग्राहकों को ट्रैक करने वाले शख्स को 1 लाख युआन फी ग्राहक इनाम दिया जाएगा जो इनका पता लगाएगा। रेस्टोरेंट मालिक का ये भी कहना था कि जब तक दोनों ग्राहक रेस्टोरेंट दोबारा नहीं आएंगे और मस्बत रिव्यू नहीं देंगे, मैं उन्हें ग्राहक बचने के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि वो वापस आएँ और दोबारा खाएं और तस्वीर के साथ एक अच्छा रिव्यू दें। तो धमकी उन्होंने दे दी है। बिल्कुल, ये कोई ज़बरदस्ती है भाई, आपका रिव्यू आपकी मर्जी है, आप अपनी राय का इजहार खुलेआम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब गलत चीज़ तो नहीं है कि अगर आपने कहा हो कि खाना आपका अच्छा नहीं है, आपका यहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं है, या आपको अपनी कटलरी अच्छी रखनी चाहिए, या फिर आपको खाने का टेस्ट बेहतर करना चाहिए। जी हाँ, ये मामला था नाज़रीन, हमने आपके साथ शेयर किया, एक दिलचस्प खबर थी। और अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि शादी ज़रूरी है या करियर, और शादी की बेहतरीन, शादी का वक्त कौन सा और करियर बनाने का वक्त कौन सा है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हंसी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे बेहतरीन दवा भी कहा जाता है और ज़हनी सेहत के लिए भी
हंसी बहुत ही ज़रूरी होती है। बिल्कुल जी, और ये तो नई तहकीक भी है जो बताती है कि आपको मुस्कुराते रहना चाहिए। आपके अंदरूनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी खलिश, तकलीफ़ें और आपके जज्बात जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। आप मतलब फील अच्छा फील करते हैं। और इस तरह की थेरेपीज़ भी हैं, दीगर ममालिक में इस तरह की थेरेपीज़ की जाती हैं। सुबह सुबह उठ के ज़ोर ज़ोर से हंसना, आपकी लंग्स की परफॉर्मेंस, आपके हार्ट की परफॉर्मेंस, और उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर फ्रेश भी हो जाते हैं। लाफ्टर थेरेपी कहा जाता है। बिल्कुल, दूर से कोई देखेगा तो आपको पागल समझेगा, लेकिन लाफ्टर थेरेपी आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक फ्रेश जो है एकदम से हो जाता है। बहुत सारी जो तकलीफ़ें और बहुत सारी परेशानियां हैं वो अपने दिमाग से एकदम से निकाल देते हैं। तो ये है तहकीक, आप भी हंसिए, मुस्कुराइए और दूसरों के मुस्कुराने की वजह भी बनिए। जी हाँ, मौके पैदा कीजिए दूसरों के लिए कि वो भी हंसे। हमारा जो टॉपिक है वो नहीं लगता कि हंसी को गायब कर देने, बिल्कुल हंसी को गायब कर देने वाला। नहीं, ऐसा भी नहीं, यूं ना कीजिए। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाएगी। हम बात करें नाज़रीन शादी की, और शादी का सही वक्त क्या है, शादी पहले करनी चाहिए, करियर पहले बनाना चाहिए, ये कुछ कंफ्यूजन सी है, तो उसको दूर करने के लिए बनाते बनाते शादी का वक्त गुजर तो नहीं जाएगा। ये भी गुजर तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन शख्सियत हमारे ख्याल में थी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब। एक और मजेदार टॉपिक आपके सामने। आप कहते हैं कि जी संजीदा टॉपिक क्यों नहीं होता? हाँ, मेरे लिए आपके हिस्से में हमेशा ये दिलचस्प मौज़ूआत ही आते हैं, तो बताइए। ये बहुत संजीदा मामला है कि पहले करियर बनाना ज़रूरी है या फिर शादी करना ज़रूरी है, और फिर अगर करियर बनाने के चक्कर में अच्छी लड़की ना मिली या अच्छा लड़का ना मिला और शादी दूर रह गई, फिर शादी रह जाएगी, फिर तो फिर क्या करेंगे? आजकल तो ये वाकई बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने पूछा है कि हम क्या करें। लेकिन अगर आप दोनों को बारी बारी देख लें तो जो लोग कैरियर को पहले अप्रोच करते हैं 30 इयर्स तक तो उनकी एजुकेशन और इंटर्नशिप भी पूरी होती है जी। और 35 ईयर के बाद एज का वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप जवान नहीं रहते। इसका सबूत यह है कि जितने भी दफाई इदारे हैं, एलीट फोर्सेस हों, अपर कोर्सेज हों, इनके ये 35 के बाद बंदे को अपर कोर्स में नहीं लेके जाते क्योंकि उसकी बॉडी उसके साथ कॉपरेट नहीं करती। तो अगर आपने 30-31 साल में शादी करनी है तो फिर 35 साल के बाद आपको एज का डिक्लाइन शुरू है। आप उस लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। कोई इदारा नहीं जब लेता तब आप शादी करने चल पड़ते हैं। ये इदारा कैसे एक्सेप्ट करेगा उस वक्त में? एग्जैक्टली, एक बात तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर आप लेट शादी करते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं तो उस वक्त आप उनके जवान होने से पहले बूढ़े हो चुके होते हैं। हमारे आसपास कई ममालिक ऐसे हैं, यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें लेट मैरिजेस की वजह से अब उनके ममालिक में बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है, जवानों की कम है। हम आजकल ये कहते हैं ना पाकिस्तान में यूथ बहुत है, उसकी वजह यही है कि ये लोग वक्त पर शादी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो मसला है ना डॉक्टर साहब कि कोई अपनी बेटी भी तो देने को तैयार नहीं होता कि ये एस्टैब्लिश नहीं किया इसने अपना फ्यूचर। मैं साथ साथ बिल्कुल इसी तरफ आ रहा हूँ, आपका दुख मैं समझ रहा हूँ। आपकी मैं तो शादी कर चुका हूँ, देखिए मेरा दुख निकल चुका। मैं बस निकल नहीं उन नौजवानों का दुख बता रहा हूँ जिनको लड़कियां मिल नहीं रही ना इस वजह से कि वो करियर बना रहे हैं। अच्छा, लेट मैरिजेस के तो मैंने ये आपके नुकसानात जो हैं ये बताया कि क्या हैं। दूसरी तरफ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास में खास तौर पे 90% झगड़े जो हैं वो फाइनेंस की वजह से जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी सही। अच्छा, अब वो बच्चा कमा नहीं रहा या थोड़ा कमा रहा है, वो डिपेंडेंट है, माँ बाप से पैसे लेता है, अब एक लड़की की भी शादी करके साथ ले आता है, उसका खर्चा कौन पूरा करेगा? अब घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो खातून आती है उससे वो प्रॉपर इज्जत और वकार नहीं मिलता जिसकी वो मुतलाशी होती है। अब ये वाले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये 2+2=4 वाला फार्मूला नहीं हो सकता। हर आदमी को, हर लड़की को अपनी शख्सियत, अपने हालात, अपने गोल्स के मुताबिक डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। जो मेरे लिए बेहतर है हो सकता है वो आपके लिए बेहतर ना हो। अच्छा, ये तो हम डॉक्टर साहब लड़कों को पहले रख रहे थे कि लड़कों का करियर बनाना और शादी की सही उम्र। लड़कियों के भी यही मसाइल हैं, अब वो भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, वो भी कहती हैं कि हमें पहले अपने करियर पर लड़कियों का तो ये है कि वो जहाँ भी हों वो कामयाब हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि रिसर्च बताती है कि लड़कियां सबसे ज्यादा मेहनती होती हैं, फोकस्ड होती हैं, मेहनती। और जब मेरे जैसा बंदा आगे से दलील पूछता है, लॉजिक भी, वो कहाँ से मेहनती हैं, हम तो मेल ओरिएंटेड है ना, तो वो कहाँ से मेहनती हो गई? तो उन्होंने बताया फिर रिसर्च ने कि सिर्फ 2% लड़कियां कुदरती खूबसूरत होती हैं। 98% अपने जोरे बाजू से पार्लर जा, मेकअप करा, क्रीम लगा, खूबसूरत बना के छोड़। अच्छा, आपको मैं सोच रही थी कि आप जो है ना कोई संजीदा बात करने वाले हमेशा की तरह नहीं, इसको मजाक में टाल रही हैं डॉक्टर साहब। ये इस पे जरा गौर कीजिए। बात है कि आप लोग अपने पर इतना मेहनत करते हैं। अच्छा, अब जो ख्वातीन की हम बात कर रहे थे, डेफिनेटली ख्वातीन भी अब कैरियर की तरफ जाने लग गई हैं। वो चाहती हैं कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने लाइफ पार्टनर का साथ दे सकें। अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम है या आपका जो आपस में इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी बॉन्डिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सीधी सी बात है, 18-19 साल से लेकर
27, 28, 30 साल तक की जो एज है, इसमें जो बॉन्डिंग हो सकती है, जो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, बहुत मजबूत होती है, वो 30 इयर्स की बाद की मैरिजेज में मुश्किल हो जाती है। फिर आप लोगों की, मुझे थोड़ी लिबर्टी लेने दें, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, आप कितनी देर तक उन्हें दबा के रखेंगे? आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे या आप मुआशरती बेरहा रवी की तरफ चले जाएंगे, फिर कई मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि घर वालों को अपने हालात, बच्चों के हालात और उनके आगे गोल्स को देखते हुए फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि उन्हें लेट ही करना चाहिए और कुछ लोगों को जितना लेट कर दे उतना ही बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम लोगों की अब ज़रूरत क्या है? क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होना लड़की और लड़के दोनों के लिए, और एक दूसरे के लिए मिल के घर चलाना? हम पूरा साइश ज़िंदगी की बात नहीं करते, हम सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और घर के ज़रूरत के जो खर्चे हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो कितना ज़रूरी हो गया है कि दोनों मिल बांट कर ही काम करेंगे तो घर चला पाएंगे। अदरवाइज़ जिस महंगाई के अंदर हम जी रहे हैं, शायद हमारे जैसी सोसाइटीज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है कि अब एक बंदा कमाए और 10 लोग घर पे बैठकर खाएं। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब हम अपने अखराजात को कैसे मैनेज करें। अब इसके दो पार्ट हैं। एक तो हम ये सोचें कि महंगाई इतनी हो गई है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, 2-2 जॉब्स करनी चाहिए, 3-3 जॉब्स करनी चाहिए, बेगम को भी करनी चाहिए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि हमें अपने टाइम को इस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, अखराजात को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम कम वसाइल में ज़्यादा खुश रह सकें। अब ये हमारे ऊपर है। जिस वक्त मैं आप जिस वक्त हम छोटे थे तो घरों में आमतौर पे एक एसी, एक टीवी, इस तरीके से मामला चलते थे। आज हमारे घरों में कितने एसीज़ हैं, कितने टीवीज़ हैं, कितने मोबाइल्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बिल को बढ़ा रही हैं, आपके लाइफस्टाइल को बेहतर कर रही हैं, मगर साथ साथ आपका ज़हनी सुकून भी छीन रही हैं। अब ये चॉइस आपकी है, आपने किस दौड़ में शामिल होना है। आपने सुकून वाली दौड़ में जाना है, आपने फाइनेंशियल दौड़ में जाना है, अपने स्टेटस की दौड़ में जाना है। खुशी तो आपके अंदर है। देखिए, एक छोटी सी आपको मैं आज लतीफ़ों की बजाय कहानी सुनाता हूँ। लतीफ़े तो बहुत सुनाया ना मैंने आपको, तो कहानी सुनाता हूँ उसका। अच्छा, इसमें कुफर का फतवा नहीं लगाना, कहानी है। अल्लाह ताला एक दफ़ा ऊपर से नज़र मार रहा पूरी कायनात पे। अल्लाह ताला हर दफ़ा देख रहा होता है। वो एक ख़ास वक़्त देखा तो दरियाओं, दरख्तों को देखा, चांद सितारों को देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। जानवरों को देखा, बड़ी खुशी का इजहार किया। करते करते हज़रत इंसान पे नज़र पड़ी तो बड़ी नाराज़गी और खफगी का इजहार किया। फरिश्तों ने पूछा कि या बारी ताला, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने हर मखलूक को जो जो हुक्म दिया, जो काम दिया, उसके मुताबिक काम कर रही है। सूरज, चांद, सितारे अपने मदार में हरकत कर रहे हैं। पहाड़ों को मेखों की तरह ठोंका गया, वैसे ही वो काम कर रहे हैं। पानी बताया गया, रुख पे बह रहा है। ये हज़रत इंसान जिसे खलीफतुल अर्ज़ बनाया, दुनिया में जितना फितना फसाद है ना, ये इसकी वजह से है। इसे खलीफतुल अर्ज़ बनाया था, इसने फसाद पैदा किया है। तो फरिश्तों ने कहा, हाँ जी, मामला तो ऐसा ही है। मौका मिल गया ना साथ। तो अब उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो जवाब मिला कि मैं इन्हें सज़ा दूंगा। फरिश्तों ने कहा कि क्या सज़ा देंगे? जवाब मिला कि मैं इंसान से इसकी खुशी और इसका सुकून छीन लूँगा। फरिश्तों ने कहा ये तो बहुत सख्त सज़ा है। जवाब मिला यही सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करें? तो उनसे फिर फरिश्तों से पूछा गया, अच्छा तुम बताओ, खुशी और सुकून छीन के कहाँ रखा जाए? किसी ने कहा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रख दो। जवाब मिला कि मैंने बड़ी से बड़े पहाड़ को तस्खीर करने की सलाहियत रखी है, वहाँ पहुँच जाएगा। एक ने कहा पानियों की तह में, समुद्र की तह में छुपा दो। जवाब मिला तेल की तलाश में वहाँ भी जाएगा। एक ने कहा मरीख पर, चांद पर छुपा दो। जवाब मिला कि पूरी दुनिया की कुव्वतों को तस्खीर करने की सलाहियत इसमें रख दी है, ये वहाँ भी पहुँच जाएगा। लेकिन औरत को नहीं। दौलत में रखा नहीं। फिर पूछा, फरिश्तों ने पूछा कि अच्छा फिर आप बताएं। जवाब मिला कि मैं इससे इसकी खुशी और सुकून छीन कर इसके दिल में छुपा दूंगा। ये खुली आंखों से बाहर ढूंढता फिरेगा। इस गाड़ी में खुशी है, इस मकान में खुशी है, इस ग्लैमर में खुशी है, अपने अंदर झांक कर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दिल की ही बात आ गई, दिल की खुशी की बात आ गई। मोहब्बत हो जाती है। आजकल के नौजवान तो बहुत जल्दी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। मोहब्बत में पड़ गए वो 20-25 साल की उम्र में, लेकिन करियर बनने जाके 30-35 साल की उम्र में। जब तक कोई और करियर बनाया हुआ बंदा आएगा और आपकी मोहब्बत को भी ले उड़ेगा, तो उस सूरत में क्या किया जा सकता है? इसीलिए कहते हैं कि एक आदमी जिम गया तो उसने जिम इंस्ट्रक्टर से कहा कि इधर काफ़ी सारी मशीनें हैं, तो मुझे बताएं मैं कौन सी मशीन यूज़ करूं जिससे मैं अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सकूं। तो जिम इंस्ट्रक्टर ने कहा ATM मशीन। अच्छा, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो वो ATM मशीन जो है, उसे करने के लिए डेफिनेटली आपको कैरियर फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको अपने जहन को, अपनी एफर्ट्स को, अपने वक्त को एक ख़ास सिमत में मुर्तकिज़ करना पड़ेगा। फिर अच्छी लाइफ है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप की दुआएं, जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके नतीजे। लेकिन अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या अवामिल होने चाहिए? हमारा दीन क्या रहनुमाई करता है? क्या हुकूक क्या है बीवी के, जो आप पूरे करने की सलाहियत रखते हैं या काबिल हो गए तो आप शादी करें? वो तो आपके स्टेटस के मुताबिक हक मैरी ले लें, किसी का कितना है, किसी का कितना है, वो तो मर्द की बाइंग कैपेसिटी के ऊपर है ना कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है। इसी तरीके से 2 वक्त की रोटी भी काफ़ी है, 2 जोड़े भी काफ़ी हैं। लेकिन ये किसके लिए? क्या आपके लेवल के आदमी के लिए, मेरे लेवल के आदमी के लिए भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे देना
और उसे 2 कपड़ों के जोड़े साल के, क्या ये काफ़ी है? ये तो जिस लेवल पर हम हैं उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे कि मैं किस कैलिबर की खातून से शादी कर रहा हूँ, उसे खुश रखने के लिए उसके कैलिबर के मुताबिक मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर ख्वाहिशात को कम कर लें, बहरहाल सिंपल सी बात है, ख्वाहिशात को कम कर लें जो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा पुरसकून और आसान। नतीजा मुझे लगता है यही निकलता है कि आपकी शादी की सही उम्र जो है वो तो बालग हो जाने के बाद शुरू हो जाती है, तो फिर अपनी ज़रूरतों को महदूद करते हुए अपने वसाइल के मुताबिक जो आप देखिए, लड़की भी अगर कैरियर की तरफ जा रही है, लड़का भी कैरियर की तरफ जा रहा है, मिलकर मिलकर कर लें ना, दोनों मिलकर स्ट्रगल करें और ज्यादा जल्दी अपने मकसद अच्छी प्लानिंग से मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी, हमारे साथ मौजूद थे। और सही वक्त वही होता है जब आप ये फैसला कर लें कि आपने शादी करनी है और अपनी ख्वाहिशात को महदूद करें, तो मेरे ख्याल में हो सकता है। और मिलकर अगर अपने एम, अपने मकासद पूरे करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे स्किन की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी जाते जाते स्किन की बात कर दी कि लड़कियाँ जो है वो ज़्यादातर अपने जोरे बाजू के तहत खूबसूरत हो जाती है, तो ये कितना ज़रूरी है खूबसूरत हो पाना और स्किन का ख्याल रखना मौसम की तब्दीली के साथ साथ। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। और जुनेद मुझे बता रहे थे कि जनूबी अफ्रीका में मुसव्वरी करने वाली एक भेड़ आई किया उन्होंने, जो कि आर्टिस्ट है, डिफरेंट किस्म के पोर्ट्रेट बना दिए, लेकिन उसे अगवा कर लिया गया, आपको पता है। और भेड़ की परेशान मालिकिन ने भेड़ को वापस लाने वाले शख्स के लिए 50,000 पाउंड से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स के इनाम का ऐलान किया है। और वो कहती हैं कि बस किसी भी हालत में उन्हें उनकी भेड़ चाहिए, और मुंह से ब्रश पकड़कर मुसव्वरी करना इसे खुद इसकी मालकिन ने सिखाया था। और कैसे जबरदस्त वैसे पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल कितनी अच्छी पेंटिंग्स बना रही है। और अच्छा देखें ना, अब वो नायाब 3,500 पाउंड से जायद में एक पेंटिंग बिकती है, तो वो तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी उनके लिए, वो चोरी हो गई है, तो अंडे देने वाली भेड़ थी उनकी। हाँ, तो इसलिए परेशानी तो बनती है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि उनको भेड़ मिल जल्द से जल्द भेड़ मिल जाए। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम क्योंकि बदल रहा है, तो मौसम के बदलने के साथ ही जो असरात है वो हमारी स्किन पर भी नजर आते हैं, हमारे बॉडी पर नजर आते हैं। तो किस तरह से उनसे बचा जा सकता है, खूबसूरती को किस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है, हसास जिल्द वाले क्या करें, ऑयली जिल्द वाले क्या करें, ये तमाम मसाइल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा कुंवर और स्किन स्पेशलिस्ट हैं ये। डॉक्टर साहब आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको, क्योंकि ये मसाइल हम सबको इधर पेश हैं। जैसे मौसम तब्दील होता है तो हम लोग अपनी केयर छोड़ देते हैं, शायद अब सर्दी आ गई है, अब गर्मी आ गई है, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र हम यूजुअली गर्मियों में छोड़ देते हैं, सन ब्लॉक हम सर्दियों में छोड़ देते हैं। तो किस तरह से देखभाल की जाए अपनी स्किन की, स्पेशली जब मौसम बदल रहा हो तो? अच्छा, जब भी मौसम बदलता है तो हमारे ये एक ख्याल आता है कि जो हम सर्दियों में चीज़ें अपनी यूज़ करें वही हमने गर्मियों में भी यूज़ करनी है। एक तो ये बड़ा समझने की बात है कि जो आप एक टाइम में जैसे ही वेदर ट्रांजिशंस आती हैं, जब भी आप एक मौसम से दूसरे मौसम में एंटर होते हैं, तो आपको एक तो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो करना चाहिए कि आप सर्दियों में कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और आपको अब गर्मियों में अपनी कौन सी प्रोडक्ट्स को रखना है। इसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगी कि चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, आपने एक चीज़ जो है वो ज़रूर रखनी है, और वो है आपकी सनस्क्रीन, सन ब्लॉक। ठीक है, उसको आपने नेवर एवर, मतलब आप अगर सर्दी से गर्मी में जा रहे हैं या गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, वो कोई आप पे इफेक्ट नहीं। इंतखाब कैसे करें, कौन सा सन ब्लॉक आपकी स्किन को सूट करता है, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल इसी तरह से जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको अपनी स्किन टाइप का ही नहीं पता, कॉम्बिनेशन स्किन है, स्किन ऑयली है, स्किन ड्राई है, तो हम उनके पैच टेस्ट कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये स्किन ऑयली है या स्किन ड्राई है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्लिनिक पे विजिट नहीं करते हैं, किसी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट नहीं कर रहे, आपको फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है या आप जो है वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें तो वो आपके लिए बेहतर है। उसके लिए सबसे पहले मैं रेकमेंड ये करूँगी कि चाहे वो आप किसी भी क्लिनिक पे विजिट करें या ना करें, जब भी प्रोडक्ट जो है वो आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, हमें वो ज़रूर रीड आउट करनी चाहिए। वो आपको हेल्प आउट करती है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए और ये नहीं लेनी। अच्छा, वैसे हम जनरली अगर ये जानना चाहें कि अगर कोई ऑयली स्किन है तो क्या वो ग्रीसी और ऑयली प्रोडक्ट से बायकॉट कर दे, या सन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैट सा होना चाहिए, जेल नुमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि कुछ लोग समझते हैं कि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे जितनी भी ऑयली प्रोडक्ट्स है उसको बायकॉट करके मुझे सीरम्स पे या मुझे ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। मैट पे आ जाना है। ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी स्किन में से ऑयल को निकाल देंगे तो क्या होगा, ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस से रिंकल्स, एंटी एजिंग साइंस प्रोड्यूस होंगे।
तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करने चाहिए, हमें डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, वो हमें गाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है हमारी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम अगर आप कहें कि आप जो है वो ऑयली प्रोडक्ट्स को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए वैसे भी एंटी एजिंग के लिए आपकी स्किन के अंदर ऑयल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर की भी। जिस तरह से सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइजर भी बहुत ज़रूरी होता है। हम समटाइम मेकअप रिमूव करते हैं, मेकअप को अच्छे से रिमूव नहीं करते, हम मॉइस्चराइजर सही वाला यूज़ नहीं करते हैं। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं जब इवन हमने मेकअप रिमूव करना होता है, वो कितने स्टेप्स में हमने रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद क्या मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र का ठीक वक्त क्या है? देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहते हैं। बिल्कुल, ये एक अगर फॉर एग्जांपल आप जैसे सोशल मीडिया है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, आप सुबह ये लगाएं, दिन में ये लगाएं, रात में ये लगाएं, वो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सूटेबल है। एक तो ये जानने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आपके हार्मोन्स बहुत कोरिलेट कर रहे होते हैं। आपने कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें नियासिनामाइड है या हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो सेरामाइड्स वगैरह है, हमने उसको भी जो है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। मोस्टली जो है वो नाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादा इसलिए प्रेफरेबल होता है कि वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब रहता है। जैसे आप मॉर्निंग में होता है तो आप फेस वॉश कर रहे होते हैं, मेकअप कर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, तो उससे अच्छी बात ये है कि आप नाइट में जो है नाइट केयर आपकी बहुत अच्छा। अब ये भी बताइएगा जो सबक के जो स्टूडेंट होते हैं खासतौर पे जो स्कूल गोइंग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग, उनका एक्सपोजर बहुत होता है सन के साथ भी, और ये जो बाइक चलाने वाले लड़के बच्चे हैं वो क्या करें, किस तरह से अपनी स्किन को महफूज रखें? कील मुहासे या जो उनकी एज बढ़ने के साथ साथ ये असरात हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उससे। बिल्कुल वैसे ही है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको जो है, अगर मैं 3-4 चीज़ों का बताऊं, सबसे पहले आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए कि आप ऑयली स्किन के साथ डील कर रहे हैं, ड्राई के साथ कॉम्बिनेशन है, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी डेली रूटीन में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अच्छे फेशियल्स, अच्छे फेस वॉश आप यूज़ करें, उसके साथ आपका मॉइस्चराइज़र और टोनर्स वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आ जाता है आपका सन ब्लॉक और सनस्क्रीन। आप बाइक चला रहे हैं, आपकी आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपके कोई भी इस तरह के एक्सपोजर्स हैं जिसमें खा पी क्या रहे हैं, इसके भी असरात होते हैं? डाइट में क्या है, जंक फूड या ऑयली चीज़ें? बिल्कुल। अगर फॉर एग्जांपल अभी टीनेज की हम बात करें, उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा, चाहे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, बच्चे या बच्चियां दोनों में जो प्रॉब्लम इस टाइम होता है वो उनके ब्रेकआउट्स हैं। एक्नी बहुत ज़्यादा उनको फील हो रही होती है क्योंकि उनके हार्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। और उसके साथ अगर उनकी स्किन ऑयली है, नंबर 3 वो जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक चीज़ जो है वो फ्लेयर अप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बच्चियां हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, तो वो मेकअप की तरफ अब बहुत ज़्यादा शौकीन है, मेकअप करके जाती हैं डेली बेसिस पर। उन्हें जैसा सन एक्सपोजर भी लेना है, फिर उन्हें एक लंबा टाइम यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजारना है। हम लोग खुद वर्किंग लोग हैं, तो हम लोग भी मेकअप में होते हैं। मेकअप को रिमूव करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, हम कहाँ पर गलती कर जाते हैं? क्योंकि उसके बाद भी हम महसूस करते हैं कि मेकअप ज़्यादा टाइम रहने के बाद भी हमें एक्नी ब्रेकआउट्स जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो ये तरीक़ाकार जो है वो भी थोड़ा सा बताइएगा, गाइड कीजिएगा। अच्छा, जो भी बच्चियाँ वैसे ज़्यादातर जो है वो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जा रही हैं, तो उनके लिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि वो बीबी क्रीम है या फाउंडेशन है, तो अब तो उस पर भी सन ब्लॉक आ गए हैं। टिंटेड जो सन ब्लॉक्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई और सन बर्न होने से बचाता है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन किया कि हमें किस तरह से मेकअप रिमूव करने के लिए क्या क्या स्टेप हो सकते हैं? उसके लिए आपके पास अच्छे क्लींजर्स होने चाहिए। अगर पूरा डे आप मेकअप में हैं तो मस्ट है कि जब आप घर जाएं शाम में आप अच्छे क्लींजर से, बड़े सॉफ्ट हैंडेड आपने जो है वो फेस वॉश जो है वो या क्लींजर या स्क्रबर्स, पहले आप मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव कर लें, फिर आप क्लेंजिंग कर लें, और फिर उसके बाद आप टोनर वगैरह को यूज़ कर लें। नहीं, सबसे पहले आप क्लींजर, उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। अच्छा, आप क्लींजर रखें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोशिश करें कि सैलिसिलिक के साथ जो है वो आप यूज़ करें, वो एक्सफोलिएट करेगा। उसके बाद आप अच्छे से जो है वो सीरम्स यूज़ करें। डन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों पे अमल कीजिए, अपनी स्किन को बचाइए, क्योंकि बदलते मौसम में स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे वक्त खत्म हो चुका है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी दीगर इश्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।